हेलो एवरीवन, दिस इज महक कुंजवानी फ्रॉम कोर एकेडमी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। तो सेल चैप्टर स्टार्ट किए। आज का टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूडिंग बॉडीज। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, right? And these ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell in case of prokaryote. This is very important point about the ribosomes. राइबोसोम्स की जब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट में वो किस तरीके से होता है, तो इन प्रोकैरियोट यू विल फाइंड देम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एंड इनका साइज क्या है राइबोसोम्स का? दे आर अबाउट 15 टू 20 नैनोमीटर। 15 टू 20 नैनोमीटर होता है इनका साइज। एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इनकी सब यूनिट्स की बात करें, नीचे लिख देती हूँ। दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर 15 टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो 2 सब यूनिट्स होती है, इसमें से लार्जर सब यूनिट होती है 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s। ये जो S है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? S इज स्वेडबर्ग कांस्टेंट, और इट कैन बी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या हो सकता है ये? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S stands for that। तो जो ये स्मॉलर सब यूनिट है 30s और 50s, उसको हमको ऐड नहीं करना है ना, ये बात ध्यान रखना। हम नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो जब आप सेल को लोगे और सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेग्रीगेट करोगे अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो डेटा है उसको हमने कलेक्ट करके ये वैल्यू आपको बताइए कि ये इस रोटेशन पर मिनट पे सेडिमेंट हो जाता है ना। आप हायर क्लासेस में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज स्वेडबर्ग कांस्टेंट और इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जब ये साथ में प्रेजेंट होते हैं तब ये बनाते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम विच इज 70S साइज। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में बताया हमने राइबोसोम के बारे में, सिर्फ प्रोकैरियोट में यहाँ पर डिस्कस किया है। अब मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करती हूँ यहाँ पर, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल? सेल किस तरीके से काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल ये कहता है कि आपके सेल में, आपकी बॉडी में जो डीएनए है, उस डीएनए से सिंथेसिस होता है किसका? एमआरएनए का। ठीक है, और उस एमआरएनए से सिंथेसिस होता है किसका? प्रोटीन का। मतलब कोई भी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में बनता है, वो प्रोटीन किससे बनता है, वो प्रोटीन कैसे बनता है? तो वो प्रोटीन डीएनए की वजह से बनता है, राइट? DNA is responsible for synthesis of mRNA, and that is why mRNA synthesis for responsible is responsible for the synthesis of protein। ठीक है, तो ये जो DNA है ये कुछ इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है हमारे में। mRNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है और वो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बता दूं, प्रोटीन बनाने के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सिंगल mRNA, ये जो स्टैंड मैं बना रही हूँ, और इसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को पॉलीजोम कहते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला जो है वो क्या है? एमआरएनए। जो ब्लैक वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज एमआरएनए। और ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये है राइबोसोम। 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। So ribosomes are the site of protein synthesis. Ribosomes are the site of protein synthesis. Ribosome का काम होता है प्रोटीन का synthesis करना। Several ribosomes attached to a single mRNA. बहुत सारे ribosomes एक single mRNA से attach होते हैं और पूरी chain बनाते हैं जिसे polysome या polyribosom कहते हैं। Which is polysome को हम simple भाषा में describe करें तो ये होता है ribosome plus mRNA। Ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein। तो यहाँ जैसे मैंने बताया डीएनए से mRNA बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
जेनेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। और mRNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज ये भी प्रोकैरियोट में, अभी इसके पहले वाली क्लास में क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल ही पढ़ रहे थे ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन में है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो है इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने 6 पॉइंट लिखा था राइबोसोम एंड 7 पॉइंट लिखा था इंक्लूजन बॉडीज। इसी को कंटिन्यूएशन में समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल which is stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. They are not bound by any membrane. ये किसी भी membrane से bound नहीं होते हैं, है ना? And they are lying freely in the cytoplasm. So inclusion bodies are not, और आप लिख सकते हो membraneless, reserve material. एग्जाम्पल देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज के, तो यहाँ पर है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के लिए एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लेंगे। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं। तो ये गैस वैक्यूल्स पर्टिकुलरली इनकी बात की जा रही है यहाँ पर, बाकी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है ना? तो किसमें गैस वैक्यूल मिलता है? गैस वैक्यूल इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन photosynthetic bacteria. So this is all about the prokaryotic cell. The next topic we will study is eukaryotic cell, है ना? eukaryotic cell के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में कौन से सेल आते हैं देखेंगे, तो प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगस आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का मतलब है कि सेल ऑर्गेनेल है, सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा बांट रखा है, अपनी अपनी मेम्ब्रेन बांट रखी है, यानी सबका अपना इलाका है, कंपार्टमेंट बटे हुए हैं। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से क्या होता है इसमें? कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल दे पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। In addition, eukaryotic cells they have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो यहाँ लिखा है उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल they have membrane bound organelle, they have organized nucleus with nuclear membrane, प्रॉपर डिफाइंड होता है इसीलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। उसके अलावा इनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल, मतलब कि सेल के स्केलेटन की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है, राइट। एंड जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वैसा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, और कैसे ऑर्गेनाइज होता है? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं क्या? नहीं। जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। All eukaryotic cells are not identical. यूकैरियोटिक सेल आपस में मतलब एक दूसरे से सारे सेल क्या होते हैं? आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, है ना? क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? प्लांट सेल हैज सेल वॉल which is absent in animal cell. They have plastid, again absent in animal cell. Central large vacuole is present.
एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये तीनों चीजें प्लांट सेल में मिलती हैं and they are absent in animal cell. ठीक है। On the other hand, animal cell have centriole which are absent in almost all plant cell. ठीक है। वहीं पर animal cell में एक और इसमें ये डिफरेंस है, animal cell have centriole and this centriole is absent in plant cell. अब जो एनसीईआरटी में ड्रॉ दिया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए, ये प्लांट सेल है, तो इसमें ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या चीजें, किसको कहाँ मार्क किया गया है। न्यूक्लियस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको याद होगा न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में मैंने अभी बताया आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, 1831 में, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन ऑर्किड सेल्स। ऑर्किड के सेल्स में डिस्कवर हुआ था। एक और नोट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है, हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट 1943 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज ऑन एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ग्रीन यूनिसेल्युलर एल्गा होता है। इट इज अ ग्रीन यूनिसेल्युलर एल्गा, है ना। ग्रीन यूनिसेल्युलर एल्गा मतलब एक सिंगल सेल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना तो किस तरीके से होता है, एक बेस प्रेजेंट होता है इसमें और एक स्टॉक होता है और ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। Okay, so this is the structure of Acetabularia. This is the base, stalk and cap. Okay, तो अब ये ना दो वेराइटी है इसकी Acetabularia की, दो स्पीशीज हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा देखेंगे। कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस ऑब्जर्व करने मिलेगा। ठीक है, ये है Acetabularia mediterranea and the second one is Acetabularia crenulata. तो उन्होंने क्या किया, देखो पोर्शन कट कर लिया, ये स्टॉक पोर्शन ले लिया क्रेन्युलेटा का और बेस पोर्शन ले लिया था मेडिटेरेनिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये इस तरीके से क्रेन्युलेटा और मेडिटेरेनिया इनको ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी बेस कहाँ से आया, बेस ऑफ एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया and this was the stalk of Acetabularia crenulata. ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऊपर जो कैप बनती है वो कैप किसकी वजह से बनती है, किसकी जैसे बन रही है, तो वो कैप बन रही है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया जैसे, है ना। स्टेप समझते जाना बस। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है बेस में। कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है। हेंस उन्होंने ये बताया, हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया के एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या बताया, इज द मेन पॉइंट हियर, दैट न्यूक्लियस इज एसेंशियल, is important for cellular function and heredity. This is very important. ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में पाएंगे। तो हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो है वो जानना है, राइट। न्यूक्लियस बता दिया मैंने आपको, उसके बाद न्यूक्लियोलस, बाकी पार्ट्स जो है वो हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस बाहर मेम्ब्रेन कवर है इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है क्योंकि ये प्लांट सेल है। मिडिल लेमेला है, दो प्लांट सेल के बीच का सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इट इज द सीमेंटिंग सब्सटेंस। माइटोकॉन्ड्रियन इज प्रेजेंट, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा उन्हें। राइबोसोम्स एटीएस प्रकार के होते हैं, एटीएस का मतलब दो सब यूनिट होते हैं, 40s एंड 60s, डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लांट सेल है। साइटोप्लाज्म सारे सेल में होता है। पेरोक्सीसोम एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर जो साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। प्लाज्मोडेस्माटा
ये कनेक्शन होते हैं दो सेल के बीच में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें लेबलिंग के साथ आप इनको ड्रॉ में भी ऑब्जर्व करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग एनिमल सेल देख रहे हैं, तो एनिमल सेल को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि काफी एनिमल सेल में माइक्रोबिलाई भी मिलता है। गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस व्हिच इज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूएशन में मिल रहा है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड नहीं है, सेल वॉल नहीं है, राइट। और इसमें वैक्यूल नहीं भी होते हैं कई बार, वैक्यूल या तो एब्सेंट होंगे या तो स्मॉल होंगे, दोनों में से कोई चीज हो सकती है, स्मॉल या फिर एब्सेंट, ठीक है। देन लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम, सेंट्रियोल जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज द फीचर ऑफ ऑल सेल, एंड इफ यू रिमेंबर श्वान ने बताया था कि ऑल सेल्स दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज देयर लिमिटिंग बाउंड्री। साथ में पुराना भी रिकॉल करते जाओ ना, है ना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। So detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBC, they enable the scientists to deduce the possible structure of the cell membrane. Cell membrane का structure किस cell की वजह से deduce किया गया था? Human RBC, red blood cell की मदद से हमें आज जो plasma membrane का structure मालूम है, वो मालूम चला था RBC की वजह से। These studies show that the cell membrane is made up of lipids that are arranged in a bilayer. आज की डेट पे जो हम मॉडल पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो लिपिड्स जो है वो कैसे अरेंज है? बाइलेयर में अरेंज है। They are arranged within the membrane with the polar head. This region is the polar head towards outer side. This is faced towards the outer side, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है, what is this? This is the tail, which is the hydrophobic tail towards inner part. ये कहाँ पर है? इनसाइड की तरफ है। Now this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected. This tail is hydrophobic tail, which is towards the inner part. Hydrophobic मतलब water hating, water hating मतलब non-polar. And this is protected, the tail is protected from the aqueous environment. The outer side है, and the tail is protected from aqueous environment, right? The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides. अब लिपिड वाले पार्ट में क्या चीज ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है? लिपिड में प्रेजेंट होता है फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है। Later, biochemical investigation it clearly revealed that the cell membrane also possess. Cell membrane में और क्या होता है? पहले हमको सिर्फ लगता था कि बाइलेयर है, लेकिन बाद में पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा और क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर में, उसके अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट है और बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, इस चीज को मत भूलना। So cell membrane has protein, carbohydrate apart from lipid also. Yeah. Now the ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. ये भी point जो है ये question exam में आ चुका है। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है, प्रोटीन इज टू लिपिड, दिस रेशियो इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप, ये भी याद रखना है हमें, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप, ओके। नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, क्योंकि हम आरबीसी की सेल की बात कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम, तो आरबीसी में अगर बात करें तो आरबीसी में लिपिड कितना होता है?
40%, एंड प्रोटीन कितना होता है? 52% प्रोटीन होता है. So 40% lipid is there and 52% protein is there in case of RBC cell membrane. Depending on the ease of extraction, membrane proteins को classify कर सकते हैं हम. एक मिनट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से tail जो है, they are hydrophobic, non-polar, protected from aqueous environment, and they are towards the inner side. And the head region is hydrophilic and polar. Water loving होता है, hydrophilic है, polar है, right? ह्यूमन आरबीसी में स्टडी किया है 1950s के बाद. हमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मालूम चला. तो इसमें लिपिड बाइलेयर में होते हैं, और ये चीज हमने अभी रीड कर ली थोड़ी देर पहले. नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट. लिपिड कंपोनेंट में मोस्टली क्या होता है? लिपिड की बाइलेयर तो होती है. लिपिड में कौन सा हिस्सा होता है? फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है. उसके अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का रेशियो जो है वो अलग अलग वैरी कर सकता है. प्रोटीन इज टू लिपिड, द रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट cell types. Depending on the ease of extraction, now membrane proteins can be classified as integral and peripheral on the basis of ease of extraction. Ease of extraction. They are integral and they are peripheral. इंटीग्रल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं, ठीक है? इंटीग्रल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं. So integral periphery proteins, they lie on the surface of the membrane, and integral, they are partially buried or totally buried in membrane. And peripheral वाली की बात करें, so they are present on the surface of the membrane. ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये इंटीग्रल है, रेड से बना रही हूँ मैं, एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं. ये इंटीग्रल है, ठीक है? दिस इज इंटीग्रल. और ये जो प्रोटीन है, दिस इज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन लिख देती हूँ मैं पी से, क्योंकि हमने पेरिफेरल लिखा है. दिस इज पेरिफेरल. अगर कोई प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होगी, पूरी पार्शियली नहीं, फुल्ली एम्बेडेड, ये, तो ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है. ठीक है? सो पेरिफेरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, लेकिन वही इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पार्शियली और टोटली बरीड होगा मेम्ब्रेन में. ये मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है. दिस मॉडल इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. देखिए, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देगा. दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, राइट? नाउ सम प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड आर द एक्सटर्नल वंस. शुगर भी प्रेजेंट है, मैंने जैसे आपको बताया. मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम में ध्यान रखिएगा. और लिपिड की बाइलेयर होती है, और ये जो बाइलेयर वाले लिपिड होते हैं, ये वाले फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं. Now, improved model of the structure of the cell membrane was given by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, lipid के बारे में एक बात बोली गई थी, that is quasi fluid nature. Lipid is quasi fluid in nature. Okay, now this is quasi fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. It allows movement of proteins. It allows movement of proteins within the bilayer. Okay, now this property is known as
fluidity of membrane. As you are familiar with the name, it is fluid mosaic model, right? ठीक है. अब ये जो fluidity of the membrane है, why is it important? Important जरा देखें क्या है. It is important for the growth of the cell. Cell बड़ा किस तरीके से होता है. It is important for the formation of junction. ये जरूरी होता है सेल के जंक्शन के लिए. इंटरसेल्यूलर जंक्शन. सिक्रीशन, सेल को कोई चीज बाहर भेजनी है बना के, है ना, तो उसके लिए ये जरूरी है. मतलब कि सेल के मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर एक्सचेंज होना या मूवमेंट होना. एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, ये कुछ फंक्शन दिए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से एक्सप्लेन किए गए हैं. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. तो plasma membrane का importance एक चीज ये है कि molecules को अंदर बाहर जाने देना, ये allow करते हैं जिस तरीके से. ओके, एक मिनट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. सेलेक्टिवली परमिएबल से हम लोग क्या समझते हैं. परमिएबिलिटी 4 प्रकार की है. ठीक है, 4 प्रकार की परमिएबिलिटी कैसे होती है. एक मिनट, ये लिख लिए होंगे आप, आई एम होपिंग. परमिएबिलिटी 4 प्रकार की इस तरीके से होती है कि परमिएबल अगर कंप्लीटली परमिएबल है तो कंप्लीट परमिएबल का मतलब होता है कि सॉल्यूट को भी जाना अलाउ करेंगे मेम्ब्रेन के अक्रॉस और सॉल्वेंट को भी जाना अलाउ करेंगे, राइट. और कंप्लीटली इम्परमिएबल का मतलब होता है, या इम्परवियस कहीं पर लिखा हुआ है, उसका मतलब है चाहे सॉल्यूट हो नहीं जाने मिलेगा, चाहे सॉल्वेंट हो नहीं जाने मिलेगा. सेमी परमिएबल का मतलब होता है कोई भी मेम्ब्रेन को जब हम सेमी परमिएबल कहते हैं तो सॉल्यूट नहीं जा सकता लेकिन सॉल्वेंट जा सकता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस. और जब हम किसी मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं उसका मतलब क्या है कि some solvent can pass through and some solute can pass through. ठीक है, तो इस तरीके से 4 प्रकार की परमिएबिलिटी होती है. 4 प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, कह रही हूँ मैं, 4 प्रकार की परमिएबिलिटी होती है, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कुछ ऐसा है. इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. तो हम लोग देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, मतलब अंदर की तरफ भी या बाहर की तरफ भी. नाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट की बात करें सो मेनी मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू मूव बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट and some molecules will move by active transport. Okay, so many molecules can move by passive transport. So passive transport does not require energy. ये जो transport होता है इसमें energy की जरूरत नहीं होती है. It does not require energy. एक मिनट. Many molecules can move briefly across the plasma membrane without requiring any amount of energy, and this is passive transport. Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. अगर मूवमेंट किसी न्यूट्रल सल्यूट का हो रहा है तो न्यूट्रल सल्यूट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है. पर वो मूवमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन अलग होना चाहिए, मतलब एक जगह पर ज्यादा हो और दूसरे जगह पर कम हो. कम कह रही हूँ, जीरो नहीं कह रही हूँ. So it is simple diffusion along the concentration gradient. That is from higher concentration to lower concentration. From higher concentration to lower concentration. Now water may also move across this membrane from higher to lower concentration. और उस movement को क्या कहते हैं, osmosis. पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही मैं आपको बता रही हूँ.
सो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है इज नोन एज ऑस्मोसिस, है ना, क्या कहलाता है वो, ऑस्मोसिस कहलाता है. Neutral solute, sorry, water may also move from higher to lower concentration and that is by osmosis. As the polar molecules cannot pass through, अब यहाँ पर मेम्ब्रेन के नेचर की बात आ जाती है. देखो मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोलर मॉलिक्यूल यानी कि जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल है वो नहीं पास कर सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लिपिड जो है वो क्या होता है, वाटर हेटिंग होती है ना, वाटर हेटिंग होता है. तो पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरीके से होगा, cannot pass by lipid layer. It cannot pass by lipid layer. So these polar molecules require protein. और इनको मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है उस प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन कहते हैं. दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट. इनको ट्रांसपोर्ट करने में चाहिए होता है कैरियर प्रोटीन की मदद. Okay, a few ions or molecules are transported against their concentration gradient. अगर तो उसे कहते हैं active transport against the concentration gradient. लेकिन यहाँ जो मैं बात आपको लिख रही हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स, ये डिफ्यूजन असल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली. पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप सिंपल डिफ्यूजन लिख सकते हो, ऑस्मोसिस लिख सकते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिख सकते हो. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. कम से ज्यादा की तरफ ले जाने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी. Such a transport is energy dependent process. It requires ATP. ATP is utilized, for example, Na plus, K plus pump. ठीक है, ध्यान रखो हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं तो हम अपना स्टडी जो है वो एनसीईआरटी फोकस ही रखेंगे. इनको डिटेल में हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. यहाँ तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज अबाउट दी सेल वॉल. नाउ व्हाट इज सेल वॉल, आपको याद होगा श्वान ने बताया था कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द मेम्ब्रेन, दैट इज लेयर इज द सेल वॉल. अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब आप सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हो तो जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं उन्हें आपको याद रखना है ना. तो जो भी कंपोनेंट्स लिस्ट किए हैं जरा देखते हैं. सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है. सेल वॉल इज नॉन लिविंग, है ना, इट इज नॉट लिविंग, इट इज नॉन लिविंग. सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज रिजिड स्ट्रक्चर जो शेप देता है सेल को, ठीक है. एंड इट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन फंगस. सो फंगस में अगर प्रेजेंट है तो वो किसका बना हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन फंगस, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट, इट इज प्रेजेंट इन फंगस एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. इसका काम क्या है, इट इज प्रोवाइडिंग शेप टू सेल. सेल को शेप मिलता है, उसके अलावा प्रोटेक्शन मिलता है. क्या मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज एंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. तो ये चीज आप देखोगे. ओके, उसके अलावा इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, सेल आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना. तो ये भी इसका काम है. Algae, they have cell wall. So it is present in fungus, it is present in plants, it is present in algae. Algae में सेल वॉल किसकी किसकी बनी होती है, देखो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के अलावा और क्या चीज है, गैलेक्टेंस, मैनेंस, एंड उसके अलावा मिनरल प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. बाकी प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोस है, हेमीसेल्यूलोस है, पेक्टिन्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं.
ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंगल में सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है? फंगस में काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा है गैलेक्टिन और मैनन क्या है ना, एल्गे की सेल वॉल है, तो गैलेक्टिन का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, ओके। एंड मैनन का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ मैनोज, इससे मिलके बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सेल वॉल फंगस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है। किसकी बनी होती है? स्पेसिफिकली याद रखना, एल्गी में है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। फंगस में ये काइटिन की, और प्लांट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। अब सेल वॉल की लेयर की हम लोग बात करें तो प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, ये हमेशा प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तब आपको रियलाइज होगा एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस, आप समझोगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवरलुक कर देते हैं कि अरे क्या एनसीईआरटी पढ़ना, सब तो आता है हमें, है ना, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्राइमरी वॉल जो है वो सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, राइट, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस। ये क्या होती है? धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है जब सेल मैच्योर हो जाता है। और इट सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये प्राइमरी वॉल होगी, ठीक है, तो ये प्राइमरी वॉल होगी, तो इसके अंदर जो वॉल बनेगी वो वॉल सेकेंडरी वॉल होगी, ये बात ध्यान रखना। और उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this wall is primary wall. This one is secondary wall. ये सारे सेल में नहीं मिलता, secondary wall is inner to primary wall, ठीक है। एंड उसके अंदर और होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। अब ठीक इसके बाहर में प्रेजेंट होती है मिडिल लैमेला, विच इज दी सीमेंटिंग मटेरियल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल है जो दूसरे सेल को इससे जोड़ता है। So this one is middle lamella. अब मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। स्पेसिफिकली पूछेगा तो किसका बना है? कैल्शियम पेक्टेट का। अगर एक आता है, दोनों आते हैं और एक चूज करना है तो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें मैग्नीशियम भी होता है, और इसको सेल सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। Cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata, which connects the cytoplasm of the neighboring cells. So, plasmodesmata का काम क्या है? Plasmodesmata connect cytoplasm of neighboring cell. खिड़की की तरह काम करता है ये दो सेल के बीच में, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स दी साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा है, और इसके आगे की क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे।